नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी दामाद पर। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके की सगुन सीरीज। इस सीरीज के माध्यम से स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स हो गई, इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स हो गए, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हो गए, आपके इम्पोर्टेंट फोक आर्ट ऑफ इंडिया हो गई, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई, ट्राइब्स ऑफ इंडिया हो गई, या जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हो गए, पासेस, लेक्स, वाटरफॉल्स, प्लेट्यूज, कैनाल्स, जितनी भी चीज़ें हैं स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक्स हैं, हम सारे टॉपिक्स के बारे में कवर करेंगे। कोई भी टॉपिक इस सीरीज़ के बाहर जा ही नहीं सकता। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, बैंक हो गया, रेलवे, जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके आते हैं, पीसीएस, स्टेट पुलिस, यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए दिल्ली पुलिस, स्टैटिक जीके हर पेपर में आती है। तो अगर आपने इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट कर लिया तो हमें नहीं लगता आप कहीं बाहर आपको जाने की ज़रूरत है, कहीं बाहर से आपको स्टैटिक जीके पढ़ने की ज़रूरत है, कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं, कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं। जो चीज़ें मैं आपको आज बताऊँगा वो सारी चीज़ें आप अगर आप कवर कर लेते हो तो आपको कहीं कुछ भी बाहर से नहीं करना है। तो आज हमारी ये पहली क्लास है जिसका टॉपिक है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। पहले हम जान लेते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कितनी टोटल साइट्स हैं, जो कि हमारे भारत की टोटल साइट्स हैं। तो भारत की जो है 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनको हम आज इस वीडियो के माध्यम से उसको कवर करेंगे। हाफ आज कवर करेंगे और हाफ कल कवर करेंगे। तो इसमें हम पहले ये जान लेते हैं कि यूनेस्को की जो है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है और यूनेस्को का जो स्थापना हुई थी उसकी कब स्थापना हुई थी, हमें ये पहले पता करना है ना। तो यूनेस्को की जो फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी 16 नवंबर 1945। आप ये डाटा जो है लिखते जाइएगा, क्योंकि ये डाटा आपको कोई बताएगा नहीं, आप बस इस डाटा को नोट करते जाइए। पहले आपको पता होना चाहिए यूनेस्को फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म आप लोग लिखते जाइएगा, मैं बताता जाऊँगा आपको। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ठीक। और इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो 16 नवंबर 1945 को, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945, 16 नवंबर 1945 को। और इसका फुल फॉर्म आपको बता ही दिया, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका है पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पहले मैंने कवर कर दी कि यूनेस्को में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं कि भारत में, आप जो जो पॉइंट मैं बोलता जा रहा हूँ आपको लिखते जाना है कि भारत में 43 विश्व जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। उसमें से आपकी 35 सांस्कृतिक हैं, ठीक है, और 7 आपकी प्राकृतिक हैं, और एक आपकी जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, वो आपकी मिश्रित है, मतलब दोनों हैं। इसमें प्राकृतिक के भी गुण मिलेंगे आपके और सांस्कृतिक के भी गुण मिलेंगे, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। और एक पॉइंट और मेन पॉइंट है, वो आप जरूर लिख लीजिएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते जाइएगा आप लोग। भारत दुनिया भर में यूनेस्को स्थलों की संख्या के आधार पर 6ठे स्थान पर है। फिर से बोल दे रहा हूँ, भारत दुनिया भर के यूनेस्को स्थलों की संख्या के आधार पर 6ठे स्थान पर है। कौन से आधार स्थान पर है? 6ठे स्थान पर है, 6th स्थान पर है, 6 नंबर पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बता दी मैंने, ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं, अब हम शुरू करते हैं अपना कि नंबर 1 पे जो हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वो कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहली हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है, तो पहली जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है अजंता केव्स, मतलब अजंता की गुफाएं। पहले आपको ये याद रखना है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में है। राज्य आपको याद रखना है, वर्ष याद रखना है और तथ्य। तो राज्य जो है वो महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है। और जो आपकी वर्ष है वो 1983 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसको शामिल किया गया था। इसका जो तथ्य है, मतलब इसका जो फैक्ट है जो आपको याद रखना है, वो है कि इसे राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनवाया गया था। राष्ट्रकूट वंश ने इसको बनवाया था, और ये चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाएं हैं, ठीक है। यहाँ 29 कुल गुफाएं हैं, ठीक है। 29 टोटल जो है 29 बौद्ध गुफाएं हैं, जिसमें से 25 आवासीय गुफाएं हैं और 4 चैत्य के रूप में मतलब उपयोग की जाती हैं, ठीक है। और वाघोरा नदी के किनारे ये जो है गुफा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक। इसमें अभी आपको मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे आपको ट्रिक से याद करना है इसको, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये हो गई पहली आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, अजंता। दूसरी नंबर पे है एलोरा की गुफाएं। तो एलोरा की गुफाएं, देखो अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा दोनों सांस्कृतिक हैं, आपको याद रखनी है। तो एलोरा की गुफा, ये भी इसको आपको इसका जो राज्य है वो याद रखना है, इसका वर्ष याद रखना है, उसका तथ्य याद रखना है, ठीक है, मतलब फैक्ट याद रखना है। तो राज्य जो है
वो महाराष्ट्र राज्य में इसको मतलब महाराष्ट्र राज्य में ये है एलोरा की गुफाएं। और जो वर्ष है वो 1983 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। और इसे इसका जो तथ्य है वो है कि इसे राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था, ठीक है। और ठीक है, तो एलोरा में जो है 34 गुफाएं हैं, टोटल 34 गुफाएं हैं। 34 गुफाएं हैं, उसमें से जो है आपको बस 34 गुफाएं याद रखनी है। अगर आपको ये पता करना है कि ज़्यादा अगर डिटेल में जाना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि 17 ब्राह्मण गुफाएं हैं, ठीक है। 17 ब्राह्मण संप्रदाय से हैं और 12 बुद्ध हैं और 5 जैन दिगंबर संप्रदाय की हैं। ये गुफाएं हैं, मतलब ब्राह्मण संप्रदाय की हैं और 17 हैं, 12 बौद्ध की हैं और 5 जैन की हैं, ठीक है। जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो है वो कैलाश मंदिर है, ठीक है। और इसमें आपको याद रखना है, बाकी 20 रुपये का जो नोट के पीछे एलोरा की गुफाओं को दर्शाया जाता है, ठीक है। 20 रुपये का जो नोट होता है उसमें इसको एलोरा की गुफाओं को दर्शाया गया है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, पहला आपको वर्ष याद रखना है 1983, राज्य आपको महाराष्ट्र पता ही है। और इसमें तथ्य आपको याद रखना है कि राष्ट्रकूट वंश ने इसको बनवाया था। इसमें 34 आपके मठ हैं, ठीक है, 34 आपकी गुफाएं हैं, ठीक है। और ये चीज़ आपको बता दी। और 20 रुपये के नोट के पीछे की तरफ जो एलोरा की गुफाओं को दर्शाया गया है, ठीक है। हाँ, 20 रुपये के नोट पर एलोरा का चित्र होता है, ठीक है। और इसको एक ही पहाड़ को ऊपर से नीचे काट कर बनाया गया है, ठीक है। तो ये हो गए एलोरा की गुफाएं, नंबर 2। नंबर 3 पे आ जाते हैं, आगरा का किला। आगरा का जो किला है वो इसको वर्ष 1983 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया था। राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और इसका जो उपनाम है उसको लाल किले के नाम से भी जानते हैं, आगरा में जो कि बना है। और इसका जो तथ्य है वो यहाँ शाहजहाँ को उनको बेटे औरंगजेब ने 8 साल तक कैद में भी रखा था, ठीक है। ये चीज़ तो आपको याद रखनी है। और इसमें ये याद रखना कि ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किला यमुना नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर ये स्थित है, ठीक है। और ये 16वीं शताब्दी का मुगल शाही किला है। 16वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था, ठीक है, जिसे लाल किला भी कहा जाता है, ठीक है। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसकी फ़ोटो आप देख सकते हो, तस्वीर में आपको दिख रही होगी। नंबर 4 पे आपका जो है वो है ताजमहल। ताजमहल आपको पहले याद क्या रखना है, राज्य, राज्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। वर्ष आपको 1983 है, वो याद रखना है। तथ्य क्या था कि इसको मुगल बादशाह शाहजहाँ ने ताजमहल को बनवाया था और ये यमुना नदी के तट पर स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक। और इसमें आपको ये याद रखना है यमुना नदी के तट पर स्थित है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ याद रखनी है कि इसे उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिज़ाइन किया था। उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसको डिज़ाइन किया था। ये आप अपने नोट्स आप अगर आपके पास अगर है तो आप लिखते जाइएगा। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल मृदु टॉक्स पर डाल दूंगा, वहाँ जा कर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको टेलीग्राम से डायरेक्टली आप इसकी पीडीएफ क्लास की पूरी मिलती रहेगी, ठीक है। तो इसमें जो है 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि संगमरमर की कीमती पत्थरों की इसमें क्या हुई थी, जड़ाई से ये बना था, ठीक है। और इसे उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिज़ाइन किया था, ठीक है। और 1920 में ताजमहल को राष्ट्रीय महत्व का केंद्रीय संरक्षित स्मारक भी घोषित किया गया था, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइएगा लगातार, ठीक है। पहला पॉइंट आपको मैंने बताया कि इसको उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिज़ाइन किया था और ये यमुना नदी के दक्षिण तट पर स्थित है, ठीक। तीसरा पॉइंट है कि सफ़ेद संगमरमर से निर्मित ताजमहल इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है, ठीक। 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर ये हो गया 1983 के आपके क्लियर हो गए पूरे, ठीक। अब 1983 को आपको याद कैसे करना है? आप जैसे उसमें बच्चे भूल जाते हैं, आपको ईयर वाइज देखो याद करना है। ईयर वाइज कैसे याद करना है? 1983 में देखो टोटल 4 है, ठीक है। उसकी ट्रिक ये है, देखो ट्रिक मैंने लिख दी है कि आगरा में अजंता और एलोरा का ताज, मतलब आगरा, ठीक है, आगरा हो गया, एक आगरा का किला आपका हो गया, ठीक है। और अजंता की गुफाएं हो गई, एलोरा की गुफाएं हो गई और ताजमहल हो गया। 4 हैं टोटल, 4 आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको याद करनी है। चारों की ट्रिक मैंने बता दी कैसे याद रखना कि 1983 में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। एक आता है आपका आगरा का किला आता है, एलोरा की गुफाएं आती हैं, और आपका अजंता की गुफाएं आती हैं और ताजमहल। तो आगरा में अजंता मतलब आगरा का किला और अजंता की गुफाएं ये हो गया, और एलोरा की गुफाएं और ताजमहल, ठीक है। 4 चीज़ें हो गई।
आपको इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके याद भी करना है। अब हम आ जाते हैं 1984 पर। 1984 में कौन कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इनको इंक्लूड किया गया था? केवल 2 थी। 1983 में 4 थी और 1984 में केवल 2 थी। 2 कौन कौन सी थी वो आपको ध्यान रखना है। 1984 में पहली जो थी वो आपकी सन टेम्पल, मतलब सन टेम्पल कोणार्क में जो आपका है उसको पहली बार शामिल किया गया था 1984 में। ठीक है, इसका जो स्टेट आपको याद रखना है, राज्य किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। वर्ष आपका 1984 है। इसका जो तथ्य है, आपको महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो जो याद करना है वो आपको ये याद रखना है कि राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसे 13वीं शताब्दी में बनवाया था। ठीक है, राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसको 13वीं शताब्दी में बनवाया था और यह कलिंग वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और इसका मेन पॉइंट आप ये याद रख, इसका एक चीज़ और याद रखना, इसका निर्माण गंग वंश के जो थे, गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 1238 से लेकर के 1264 में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये 10 रुपये के नोट के पीछे की तरफ इसकी छवि को दर्शाया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो 3 पॉइंट आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस मंदिर को यूरोपीय नाविकों द्वारा काला पगोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला पगोडा। ठीक है, याद रखना, ब्लैक पगोडा जिसको बोलते हैं। ठीक है, 3 चीज़ें आपको याद रखनी। देखो, पहला पॉइंट, इसका निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 1238 से लेकर के 1264 में करवाया था। दूसरा पॉइंट, 10 रुपये के नोट के पीछे की तरफ इसकी छवि को दर्शाया गया है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इस मंदिर को यूरोपीय नाविकों द्वारा काला पगोडा मतलब ब्लैक पगोडा कहा जाता है। ठीक, 3 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए। अब आ जाते हैं इसका जो दूसरा है। 1983 में 2 ही थे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको काउंट किया गया था, 2 ही हैं। दूसरा है महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह। ठीक है, ये भी एक सांस्कृतिक ही आपका है। ठीक है, ये जितने भी आपको मैंने बताया सारे सांस्कृतिक हैं, 1983 वाले भी, 1984 वाले भी। ठीक है, अब आपको जो है महाबलीपुरम के स्मारकों के समूह में पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा राज्य है। ये आपका पड़ता है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, वर्ष 1984 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया। इसका तथ्य यह है, तथ्य आपको ये याद रखना है कि यहाँ के प्रमुख स्मारकों में पंचरथ तट मंदिर थे, अर्जुन की तपस्या या गंगा का अवतरण गुफा आदि शामिल है। ठीक, ये याद रखना है। ठीक, और इसको जो है इसका निर्माण जो करवाया गया था पल्लव राजाओं द्वारा 7वीं और 8वीं शताब्दी के मध्य बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर इसको बनवाया गया था। ठीक है, ये आपको इसका पॉइंट याद रखना है। ठीक, ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, इसको बस इतना याद रखना है कि इसको जो है किसके द्वारा बनाया गया था? पल्लव राजाओं द्वारा 7वीं और 8वीं शताब्दी के मध्य बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर बनवाया गया था। ठीक, ये हो गया आपका, ये आपका हो गया 6 नंबर। 6 आपको मैंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इसको बता दिया आपको। ठीक है, अब इसको ट्रिक इसकी क्या है? ट्रिक आपको देखो, ट्रिक पहले बता दें। ट्रिक आपको जो याद रखनी है वो ट्रिक आपको क्या याद रखनी है? सूर्य सन महाबलवान। ठीक है, या सूरज महाबलवान, ऐसे याद रखना। सूरज महाबलवान से 1983 में याद रखो, मतलब सन टेम्पल, सूरज से सन हो गया, और महाबलवान मतलब महाबलीपुरम या ग्रुप ऑफ मोनूमेंट एट महाबलीपुरम। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, महाबलीपुरम मतलब सन से जो आपका सूरज हो जाएगा। ठीक है, और महाबलीपुरम से जो आपको महाबलवान बताया वो महाबलीपुरम हो गया। ठीक है, इस तरह आपको याद रखना है। सन टेम्पल से आपका सूरज हो गया और महाबलवान से महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह। तो इस ये ट्रिक आपकी हो गई। ट्रिक भी बताता चलता रहा हूँ। और इसकी देखो इमेज आप देख सकते हो, वो सुंदर सी इसकी इमेज है। ठीक है, ये हो गए 1984 वाले कंप्लीट हमारे। अब 1985 पे आ जाते हैं, इसकी भी आपको ट्रिक बताऊंगा। 1985 में पहले आप जानिए कितने टोटल है। टोटल आपके 3 है 1985 में। ठीक है, पहला जो आपका है पहला मैं आ जाता हूँ काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? ये 1985 वाले आपको पढ़ा रहा हूँ, 1983 1984 में पढ़ा चुका हूँ। 1983 में आपके कितने थे? 4। 1984 में आपके 2 थे। 1985 में आपके 3 होंगे। 1985 में जो है उसमें आपको पहला मैं पढ़ाने जा रहा हूँ काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि किस राज्य में है? आसाम राज्य में आपका है। इसका आपको जो वर्ष याद रखना है, किस कब इसको शामिल किया गया? 1985 में शामिल किया गया। इसका जो तथ्य है वो क्या याद रखना है? तथ्य आपको ये याद रखना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदानों और मिकिर पहाड़ियों के बीच स्थित है। ठीक है, यहाँ जो है क्या क्या होता है, यहाँ एक सींग के गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला जो गैंडा होता है उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, और
क्या नाम है इसको, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1908 में आरक्षित वन भी इसको घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, जो 2-3 पॉइंट इसमें मैंने बता दिए। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी इसके बीच से बहती है, ये याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी इसके बीच से बहती है। जो जो पॉइंट इसमें लिखवाएं वही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और एक सींग वाला गेंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है ये वाला पार्क। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया नंबर। अब इसके बाद दूसरा जो है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपकी, ये भी आपकी कहाँ है, आसाम में है। ये इसको भी इसका राज्य है आसाम, और वर्ष इसको 1985 में इसको क्या किया गया था, शामिल किया गया था। यह अभ्यारण्य मानस नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, पहले तो याद रखना है कि मानस नदी के किनारे स्थित है। यह क्षेत्र एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, और यह अभ्यारण्य बाघ और जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। बाघ और जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, इसमें जो मैंने 3 पॉइंट आपको बताया कि मानस नदी के किनारे स्थित है, और ठीक है, ये मानस नदी के, इसमें आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं कि ये मानस नदी के किनारे स्थित है, और यह क्षेत्र एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। यहाँ बाघ और जंगली भैंसों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपकी आसाम में है। ठीक, अब आ जाते हैं नंबर 9 पर, जो कि हमारा है केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क में जो है क्या याद रखना है आपको, इसको किस राज्य से है, ये राजस्थान राज्य से है, और इसको वर्ष 1985 में इसको शामिल किया गया था। और इसमें जो मेन पॉइंट आपको जो याद रखने हैं, पुराना नाम भरतपुर पक्षी विहार भी था। शुरुआत में महाराजाओं के लिए बखत शिकार रिजर्व केवलादेव एक मानव निर्मित और मानव द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और साइबेरियन क्रेन, यहाँ पर सर्दियों में यहाँ साइबेरियन क्रेन आते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मानव निर्मित वेटलैंड है, और सर्दियों में यहाँ साइबर क्रेन आते हैं। ठीक है, इसका पुराना नाम भरतपुर पक्षी विहार है। तो यह हो गया आपका 9 नंबर। ठीक है, इसकी फ़ोटो आप देख सकते हो। इसका ट्रिक आपको क्या याद रखना है, ट्रिक आपको बता दें हम। इसकी जो ट्रिक है, मानस ने काजी को केला दिया। देखो, मानस मतलब मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, काजी मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क, केला मतलब केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ठीक, तो ये 3 आपको ट्रिक याद रखनी है कि मानस ने काजी को केला दिया। 3 ही है, देखो, मानस से मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजी से काजीरंगा, केला से केवलादेव। ठीक है, 3 ही है। उसके बाद 1986 में हम लोग आ जाएंगे। 1986 में क्या था कि 1986 में आपका जो है पहला नंबर पे है, इसकी आपको ट्रिक भी बताऊंगा। पहला है गोवा का चर्च और कॉन्वेंट। ठीक है, तो गोवा का जो चर्च है उसके बारे में आपको याद रखना किस राज्य में है। ये पहली बात गोवा में है। इसको किस वर्ष शामिल किया गया, 1986 में इसको शामिल किया गया, 1986 में शामिल किया गया। और इसका जो तथ्य जो आपको याद रखना है वो क्या है कि पुराना गोवा पुर्तगाली भारत का क्या थी, भारत की राजधानी भी थी। ठीक है, भारत की राजधानी था। ठीक है, पुराना गोवा जो था पुर्तगाली भारत की राजधानी थी। और ये जो है शहर के चर्च जो पुर्तगाल की राजधानी थी, और एशिया के सुसमाचार का ये प्रतीक भी माना जाता था इसको। ठीक है, मुख्य चर्च इसमें क्या थे, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ठीक है, ये याद रखना है। और इसमें ठीक है, जिसमें जो है जहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर को दफनाया गया था, इसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर को दफनाया गया था। ठीक है, और इसमें मेन पॉइंट क्या है कि बासिलिका ऑफ बॉम जीसस, इसमें जो है ये इसके कुछ वो थे, इम्पोर्टेंट चर्च थे। ठीक है, मुख्य चर्च थे, और यहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर, ठीक है, मम्मी रखा था, मतलब इसको दफनाया गया था इनको। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर 11 पर, खजुराहो स्मारक। मतलब खजुराहो का जो स्मारक है वो सांस्कृतिक है, जो मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, राज्य आपका मध्य प्रदेश है। 1986 में इसको शामिल किया गया। और इसमें आपको मेन पॉइंट जो याद रखना है, इसको चंदेल राजवंश द्वारा 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य इसको बनवाया गया था, निर्मित किया गया था। ठीक है, और ये नागर शैली को दर्शाते हैं। किस शैली को दर्शाते हैं, नागर शैली को। ठीक, और इसमें हिंदू धर्म और जैन धर्म दो धर्म हैं जिन्हें मंदिर समर्पित हैं। ठीक है, 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। इसे चंदेल वंश द्वारा ये जो मंदिर है इसको निर्मित किया गया था, और इसमें जो मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर सबसे इसमें प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक, ये आपका है।
आ जाते हैं नंबर 12, हम्पी के स्मारकों का समूह। ठीक, ये किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है, और 1986 में इसको शामिल किया गया था। ठीक, और इसकी जो इसको हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखना है वो है कि 50 रुपये के नोट पर हम्पी का पत्थर का रथ जो है, इसको ये याद रखना है, 50 रुपये के नोट पर रहता है ये। ठीक, और नदी है तुंगभद्रा नदी। ठीक, नदी आपको याद रखना है कि तुंगभद्रा नदी यहीं से निकलती है। ठीक, तो हो गया 12 नंबर पे ये हो गया। अब आ जाते हैं 30 नंबर पर। 30 नंबर पर फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी ये भी 1986 में इसको शामिल किया गया, और इसको जो है उत्तर प्रदेश राज्य में है। इसका जो महत्वपूर्ण आपको पॉइंट याद रखना है वो है कि अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में फतेहपुर सीकरी को कुछ वर्षों के लिए मुगल साम्राज्य की राजधानी भी बनाया गया था। ठीक है, अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के दौरान जो है फतेहपुर सीकरी को कुछ वर्षों के लिए मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया गया था, और अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में इसका निर्माण किया था। किसके सम्मान में? अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में इसका निर्माण करवाया था। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब आ जाते हैं, ये हो गया 30 नंबर पर हमारा। और उसको ये याद रखना है कि इसको गुजरात विजय की याद में यह दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा इसको बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था। ठीक है, अब आ जाते हैं, इसकी ट्रिक आपको बता दें 1986 में जो भी है। 1986 में जो उसकी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है, गोवा के खाजुराहो में हम्पी की फतेह हुई। ठीक है, गोवा के खाजुराहो में हम्पी की फतेह हुई, मतलब गोवा का कॉन्वेंट चर्च हो गया, खाजू से खजुराहो के स्मारकों का समूह हो गया। ठीक, हम्पी से हम्पी के स्मारकों का समूह हो गया, और फतेह हुई मतलब फतेहपुर सीकरी। तो गोवा के खजुराहो में हम्पी की फतेह हुई, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, अब क्लास में ही सब आपको याद हो जाएगा। अब 1987 पे आ जाओ। 1987 में आपके चार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, 1987 में जो आपकी पहली थी वो थी एलिफेंटा केव्स मतलब एलिफेंटा की गुफाएं। ये भी आपकी महाराष्ट्र राज्य में है। 1987 में इसको शामिल किया गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट याद रखने वो क्या है, यहाँ की 5 गुफाएं मुख्य रूप से हिंदू धर्म से जुड़ी हैं। 5 गुफाएं, ठीक है, टोटल 7 हैं, और 5 जो हैं वो हिंदू धर्म से हैं। ठीक है, और इसमें भगवान शिव, ठीक है, भगवान शिव त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, स्थान यह एक द्वीप आइलैंड पर स्थित है। आपको ये ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना, बस छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 7 टोटल गुफाएं हैं, और एलिफेंटा गुफाओं का स्थानीय नाम क्या था? धारपुरी गुफाएं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो बोलता जा रहा हूँ उसको नोट करते जाइएगा ताकि आप भूलो मत। पेन कॉपी लेकर आप बैठिएगा, अपने नोट्स बनाते चलिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करा ही दूंगा, लेकिन नोट्स बनाने से आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। ठीक है, तो पॉइंट क्या क्या याद रखने हैं? पहला पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ की 5 गुफाएं मुख्य रूप से हिंदू धर्म से जुड़ी हैं। टोटल आपकी 7 गुफाएं हैं। एलिफेंटा गुफाओं का स्थानीय नाम धारपरी गुफाएं था। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। नंबर 15 पे आ जाते हैं, पटडक्कल। ठीक है, पटडक्कल के स्मारकों का समूह जो है उसमें क्या था कि 1987 में इसको शामिल किया गया, और ये राज्य किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, इसका जो है आपको जो पॉइंट इसको याद रखना है, इस स्थल में 9 हिंदू मंदिर और 1 जैन मंदिर शामिल है, जो चालुक्य वंश के द्वारा 7वीं और 8वीं शताब्दी में बनाए गए। 2 पॉइंट आपको लिख लीजिए आप। पहला पॉइंट, इस स्थल में 9 हिंदू मंदिर और 1 जैन मंदिर है, जो चालुक्य वंश के द्वारा 7वीं और 8वीं शताब्दी में बनाए गए थे। ठीक, ये आपको 2 पॉइंट लिख लेने। ठीक, तो ये हो गया आपका 15 नंबर। 15 जो 50 नंबर आपकी साइट्स है। PDF से पढ़ाना इसलिए ईजी है क्योंकि PDF से मतलब इससे आपको चीज़ें, मुझे बहुत बोर्ड पर पढ़ाऊँगा तो लिखना बहुत पड़ेगा, मुझे हर सारी चीज़ को लिखूँगा, लिख के बताना पड़ेगा। ऐसे हमने क्या है पूरा बना लिया है खुद से ही लिख करके, और उसको मुझे बस आपको रिप्रेजेंट कराना है, दिखाना है बस आप। तो आप इससे जो है फ़ोटो भी आपको दिखती जा रही है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, आपको नोट्स भी इससे मिलते जा रहे हैं प्रॉपर। ठीक है, तो इससे पढ़ाना थोड़ा सा सही है, आपको समझ में भी ज़्यादा चीज़ें आएंगी। अब आ जाते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर पे क्या है? सुंदरवन नेशनल पार्क। सुंदरवन नेशनल पार्क आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। 1987 में इसको जोड़ा गया था। ठीक, 1987 में इसको जोड़ा गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, और पश्चिम बंगाल में ये है। उसमें इसका जो इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट याद रखने हैं वो है
कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और मैंग्रोव जंगल है। ठीक, यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। और यह जो है राष्ट्रीय उद्यान गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा को कवर करता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। ठीक है, 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा और मैंग्रोव जंगल, रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पाए जाते हैं, टाइगर पाए जाते हैं। और यह राष्ट्रीय उद्यान गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा को कवर करता है। ठीक, ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं सुंदरवन नेशनल पार्क के। अब आता है 17 नंबर पर चोल मंदिर। ठीक है, चोल मंदिर में क्या है, महान चोल मंदिर में ये सांस्कृतिक आपका मंदिर है। ठीक है, सांस्कृतिक साइट है ये। चोल मंदिर में 1987 में इसको ऐड किया गया था। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और चोल मंदिर आपका है तमिलनाडु में। चोल मंदिर 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच चोल राजवंश द्वारा हिंदू मंदिरों का समूह है। ठीक है, निर्मित हिंदू मंदिरों का समील है। इसमें 3 मंदिर शामिल हैं। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, दारासुरम में एरातवेश्वर मंदिर। ठीक है, ये कुछ मंदिर हैं आपके। और तीसरा है गंगा कोंडा चोलीश्वरम के में बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, ये आप 3 मंदिर इनके हैं, वो आपको ध्यान रखना है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, चोल मंदिर 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच चोल राजवंश द्वारा हिंदू मंदिरों का समूह है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक, यह दुनिया का पहला मंदिर है जो पूरी तरह ग्रेनाइट से बना है। इसके शिखर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसके पॉइंट आपको हम इसकी ट्रिक बता देते हैं। जो चारों मैंने इसमें 1987 में कितने 4 हैं कि एलिफेंटा पता नहीं और सुंदर चोला पहनकर कहाँ गया। मतलब एलिफेंटा से एलिफेंटा केव्स, पता नहीं क्या क्या होगा, पटडक्कल के स्मारकों का समूह, और सुंदर से सुंदरवन नेशनल पार्क, चोला से चोल मंदिर जो है, महान जो चोल मंदिर है वो हो गया। आपको ये ट्रिक याद रखनी है, एलिफेंटा पता नहीं सुंदर चोला पहन के कहाँ गया। एलिफेंटा पता नहीं सुंदर चोला पहनकर कहाँ गया। एलिफेंटा पता नहीं सुंदर चोला पहनकर कहाँ गया। बस ये आपको ट्रिक याद रखनी है। अब आ जाते हैं 1989 पर। 1989 में देखो जो आपका उसमें एक ही था जो कि आपको ध्यान रखना है। 1988 पढ़ लो। 1988 में एक था आपका, वो ध्यान रखना है, नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है, 1980 नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसको बोलते हैं, जो कि आपकी प्राकृतिक है और उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड राज्य में है। 1988 में इसको शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। ठीक है, इसमें फूलों की घाटी में 300 से ज़्यादा प्रकार की फूलों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर 300 से ज़्यादा प्रकार की प्रजातियाँ फूलों की पाई जाती हैं। आपको ये बस ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इतना ही ध्यान रखना। 1989 में अब आ जाओ। 1988 में 1 ही था, एक ही बस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। 1989 में देखो आपकी है 1989 में आपकी है सांची का स्तूप। ठीक है, सांची का जो स्तूप है आपका वो मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, इसको शामिल कब किया गया, 1989 में शामिल किया गया। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि सांची सबसे पुराना बौद्ध पूजा स्थल है। लिखते जाइए, सांची सबसे पुराना बौद्ध पूजा स्थल है। नंबर 2 आपको याद रखना है कि स्मारकों के महान सांची स्तूप, अशोक स्तंभ, महान महल, मंदिर और मठ इसमें शामिल है। ठीक, और 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप दर्शाया जाता है। 200 रुपये के नोट पर, ठीक है, 200 रुपये के नोट पर सांची के स्तूप को दर्शाया जाता है। और सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, 200 रुपये के नोट का स्तूप जो इस पर दर्शाया गया है, और इसका जो है सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया था। और सांची का जो स्तूप है वो सबसे पुराना बौद्ध पूजा स्थल है। ठीक, ये हो गया हमारा 1989 में। 1989 में भी एक ही है। 1993 में आ जाते हैं, लास्ट हमारा आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। 1993 लास्ट है आपका। 1993 में दिल्ली की जो आपकी कुतुब मीनार है, ठीक है, कुतुब मीनार हो गई और हुमायूं का मकबरा हो गया। तो ये आपको बस ध्यान रखना है कि जैसे हुमायूं का मकबरा 1993 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया, और इसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। ठीक है, और बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं इसमें ध्यान रखना है। हुमायूं का मकबरा, इसमें महत्व क्या है, ताजमहल का पूर्वज इसको कहा जाता है। इसका डिज़ाइन कौन था, चारबाग शैली में, इसका चारबाग शैली का पहला बड़ा उदाहरण है। ठीक है, इसको डिज़ाइन किस शैली में किया गया था, चारबाग शैली में। ठीक है,
इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है आपको, इतना ही ध्यान रखना है कि इसे 1570 में बनवाया गया था। यह भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा है। ये भी आपको पॉइंट नोट कर लेना है, ठीक। अगर कोई चीज़ आपको नहीं बार बार अगर मैं बोल पा रहा हूँ पूरा चीज़, क्योंकि मुझे सारा बोलना पड़ रहा है, तो आप उसको रोक लिया करिए, वीडियो को दोबारा सुन लिया करिए, ठीक है। दोबारा सुन लेना उस चीज़ को, ठीक। 1993 में हो गया। अब 1993 में एक चीज़ और है, कुतुब मीनार, ठीक। कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार जो कि है आपकी दिल्ली में, ठीक है। और इसको 1993 में शामिल किया गया। 1993 में आपको दो ही हैं, एक कुतुब मीनार, एक आपका हुमायूं का मकबरा, ठीक। तो 1993 में इसको शामिल किया गया था। और कुतुब मीनार में आपको जो पॉइंट याद रखने हैं, इसको 13वीं सदी के प्रारंभ में कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसको बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था? पहला पॉइंट आप लिखिए कि 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसको बनवाया था। इसकी जो ऊंचाई है 72.5 मीटर है, या 73 मीटर आप बोल सकते हैं, या 72.5 मीटर एग्जैक्ट आपकी है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पास, और उसका जो खासियत क्या है कि पास में लौह स्तंभ है जिसमें आज तक कभी जंग नहीं लगी है, इसकी खासियत ये है, ठीक। देखो इसको जो है, इसको बनवाया गया था। देखो इसमें पहले 3 मंजिल थी, ठीक है। पहले इसकी 3 मंजिल थी, फिर इसकी एक मंजिल टूट गई, फिर इसकी दूसरी मंजिल को बनवाया गया, चौथी और पाँचवीं मंजिल को, और इसमें टोटल जो मंजिलें हैं वो 5 मंजिल, ठीक है। जो चौथी पाँचवीं मंजिल को जो है फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनवाया था, ठीक। फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था चौथी और पाँचवीं मंजिल को, ठीक। इल्तुतमिश ने, देखो इसमें पॉइंट आप, एक पॉइंट देखो, 3 पॉइंट आप लिखिएगा। पहला पॉइंट देखो बता देते हैं, पहला पॉइंट क्या लिखना है आपको, 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसको बनवाया। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है, या 73 मीटर है। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन मीनार की 3 मंजिलों को बनवाया था, ठीक। उसका कार्य पूरा गया था। बाद की 2 मंजिलें फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, जो चौथी और पाँचवीं मंजिल आपकी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, ठीक। तो ये हो गई आज की आपकी पहली क्लास। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और इस वीडियो के माध्यम से आपको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की मैंने 21 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स करा दी है, 43 टोटल है। कल की क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि इसकी कुछ और हेरिटेज साइट्स कवर करा दूँ, 10 या 20 में कवर ही पूरी टोटल करा दूँ, जितनी हो पाएंगी उतनी मैं टोटल करा दूँगा। कल कुछ करा देंगे, कुछ परसों करा देंगे, तो हमारी परसों तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं अगले चैप्टर पर आ जाऊँगा, ठीक है। तो इस तरह से हम रेगुलर इस सीरीज़ को हम करेंगे, और आप सभी का सपोर्ट बना रहेगा तो और चीज़ें आगे चलती रहेंगी, ठीक है। आप लोग अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की सारी अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। क्लास का PDF आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी टेलीग्राम की लिंक डाल दूँगा, आपको PDF वहाँ से मिल जाएगी, इसकी पूरी PDF मैं भेज दूँगा। और अगर कोई भी डाउट आता तो कमेंट में आप लिख सकते हो, मैं आपके सारे डाउट वहाँ से क्लियर करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। अगर मान लीजिए आपको टेक्स्ट बुक से सब्सक्रिप्शन चाहिए, उस पर आपको मैं उसकी लिंक डाल दूँगा, तो उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारे अगर पास प्रो से आप यूज़ करोगे, ठीक है, कोड से यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।